हेलो फ्रेंड्स। कैसा आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की जो शायद ही आपका कोई टीचिंग का एग्जाम हो उसमें ना पूछा जाता हो। ये आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पियाजे। देखिए, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे आपका अदर किसी भी स्टेट का टेट हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, कोई भी आपका टीचिंग का एग्जाम हो, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पेपर में जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, 100% क्वेश्चन बनता है आपका जीन पियाजे से। दूसरी बात, जिस तरीके से आज की वीडियो में इस टॉपिक को मैं आपको कराने वाला हूं, अगर आपने वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया, इस टॉपिक को आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी भर के लिए ये टॉपिक आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और पेपर में आप अपने बहुत सारे क्वेश्चन सही कर पाओगे इसके थ्रू। ठीक है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। सभी पॉइंट को आपको देखना है क्योंकि सभी पॉइंट मैंने आपके जो एग्जाम में पूछे गए हैं वहां से लिए हुए हैं। देखिए, बात कर लेते हैं पहले जीन पियाजे की। पहला क्वेश्चन तो इसमें यही हो गया जो काफी काफी बार पूछा जा चुका है कि जो जीन पियाजे थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। देखिए, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो आप सीडीपी या साइकोलॉजी के अंदर जो पढ़ते हो टर्म्स को, उनको इंग्लिश में पढ़ा करो। क्योंकि हिंदी के अंदर एक ही चीज के कई सारे नाम दिए होते हैं। जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसके अलग अलग नाम दिए हुए हिंदी में। अगर आप लोग अलग अलग पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इंग्लिश में इन टर्म्स को याद करा करो। इसलिए मैं दोनों टर्म्स में आपको बताता हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है और टेट एग्जाम में तो खासकर पूछते हैं कि जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। डी ट्रिपल एस में भी ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने किया था। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान यानी कोग्निटिव या ज्ञानात्मक या फिर मानसिक विकास का अध्ययन किया था। देखो, जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर ही एक्सपेरिमेंट कर दिया। 3 बच्चे थे इनके, उन पर इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट करके अध्ययन किया था। हालांकि काफी आलोचना इनकी हुई थी, लेकिन क्या करें, इसी तरीके के ये थे। ठीक है, तो ये आपका बन गया कि ज्ञानात्मक, संज्ञान और मानसिक विकास का अध्ययन इन्होंने किया था इस सिद्धांत के अंदर। उसके बाद आगे देखते हैं। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछ ले जाता है कि अवस्था का सिद्धांत किसको कहा जाता है, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ही कहा जाता है। ठीक है, अवस्थाओं का सिद्धांत क्यों कहते हैं, इसके बाद जो इसमें अवस्थाएं बताई हुई है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं इंग्लिश में टर्म्स याद करिए। उसके बाद आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए, उसके बाद है इसमें, पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। अब देखो, इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जीन पियाजे ऐसा क्यों मानते थे। देखो, यहां पर आपको एक फोटो दिख रही है, ये अंडरटेकर है, डब्ल्यू में एक रेसलर है। जब आप लोग छोटे होंगे या मैं भी छोटा था, तो उस टाइम पर एक कंसेप्ट बना हुआ था कि अंडरटेकर मर गया और मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर फाइट करने आ गया। तो एक बार नहीं है, 3 बार मरा और 3 बार फाइट करके वापस आ गया। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई आदमी मर गया तो क्या पॉसिबल है वो जिंदा होकर वापस आ जाएगा, वो भी 3 बार? नहीं। लेकिन ऐसे कुछ कंसेप्ट बना लिए थे हमने अपने माइंड के अंदर। लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होते चले गए, बड़े होते चले गए, हमारे अंदर एक कंसेप्ट बन गया कि भाई मरा हुआ आदमी कभी भी जिंदा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही सब चीज के अंदर जीन पियाजे ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट किए थे, अपना पूरा अध्ययन किया था और इन्हीं सभी चीज को बताया था कि भाई जो विकास होता है यानी जो डेवलपमेंट होता है, पहले विकास होता है, उसके बाद लर्निंग आती है। ये क्वेश्चन आपका कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, पहले क्या होगा, आपका विकास होगा यानी डेवलपमेंट होगा, और उसके बाद होगा आपका लर्निंग यानी कि अधिगम। ठीक है, क्योंकि एक और मनोवैज्ञानिक थे, लेव वाइगोत्स्की, उनके अंदर और जीन पियाजे के अंदर मेन डिफरेंस यही था। वो ये बोलते थे पहले लर्निंग होगी, समाज से, संस्कृति से बच्चा सीखता है, उसके बाद विकास होगा। लेकिन जीन पियाजे बोलते थे पहले विकास होगा, उसके बाद अधिगम होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को अच्छे तरीके से देख लेना, ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो समझ गए इस कंसेप्ट को आप। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, मेच्योर होता जाता है, उसका विकास होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें इसकी डेफिनेशन। देखिए, ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और यही डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आती है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इसको सेम एज इट इज अपनी कॉपी में लिख लेना, यही आपकी सेम एज इट इज उठ के आती है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। ठीक है, जो कि जीन पियाजे ने दी थी। अब देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंसेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, कंसेप्ट देखते हैं। पहला कंसेप्ट है इसका अनुकूलन, या फिर जिसको हिंदी में बोलते हैं अडेप्टेशन। इसके बारे में देखते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन
कहलाता है। आपने देखा है ना, अगर कुछ लोग, गांव के कुछ लोग होते हैं, अपनी देसी भाषा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो शहर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं देसी लैंग्वेज पे थोड़ा कंट्रोल करते हैं कि यार अगर मैं यहाँ भी ये लैंग्वेज बोलूंगा ना तो ये मुझे गवार समझेंगे। इस तरीके से वो क्या काम करते हैं, वो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे, पूरा एक्यूरेट शहरी भाषा नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ा बदलाव करेंगे और अपने आप को ढाल लेंगे, ठीक है। तो यही होता है आपका अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। अब इसमें जो इंपोर्टेंट टर्म्स है जो आपके एग्जाम में आती है उनको देखना आपके लिए जरूरी है। वो इंपोर्टेंट टर्म्स आपकी पहली है आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन। ये क्या होती है, जब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है तो ये कहलाता है आपका आत्मसातकरण। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने छोटे बच्चे ने एक डॉगी देखा कि भाई इसके ये चार टांगे हैं, एक इसकी पूंछ है और ये भो भो की आवाज निकालता है, तो इसको बता दिया कि भाई ये डॉगी है। तो बच्चे ने अपने माइंड के अंदर कंसेप्ट बना लिया ये डॉगी है। कुछ दिन बाद बच्चे ने दूसरा डॉगी देखा कि भाई इसकी भी पूंछ है, इसकी भी चार टांगे है, ठीक है, ये भी भो भो कर रहा है लेकिन कलर इसका व्हाइट है। तो इसने क्या काम करा, जो पहले डॉगी देखा था उसके बाद अपने एक और नया डॉगी देखा तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ अपने आप जोड़ लिया, ठीक है, कि भाई भो भो भी कर रहा है, चार टांगे भी है, पूछे भी है। तो यही होता है आपका एसिमिलेशन, जब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद दूसरी टर्म्स है इसमें जो कि आपकी काफी महत्वपूर्ण है, वह आपकी समायोजन यानी अकोमोडेशन। जब पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाया जाता है तो वो कहलाता है आपका समायोजन। अब बच्चे ने पहले डॉगी देखा था ब्लैक कलर का, उसे चार टांगे दिखाई दी, पूंछ दिखाई दी, भोवो की आवाज दिखाई दी। उसके बाद दूसरा उसने डॉगी देखा तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया, लेकिन कुछ दिन बाद उसने एक बिल्ली देखी। अब इसने बच्चे ने सोचा यार इसकी भी चार टांगे हैं, इसकी भी मूछें हैं, लेकिन ये भोवो की जगह म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाल लिया है। तो बच्चे ने अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करा कि भाई जरूरी नहीं है जिसकी चार टांगे होगी या जो जिसकी मूछ होगी वो डॉगी होगा, वो बिल्ली भी हो सकती है, वो शेर भी हो सकता है। तो उसने क्या काम करा, उसमें पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठा लिया, ठीक है। ये होता है आपका समायोजन। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म्स के ऊपर। नेक्स्ट आपका साम्याधारण या फिर संतुलन, जिसको इक्विलिब्रेशन बोल देते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है, ये होता है सिर्फ इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है, यानी बैलेंसिंग का काम ये करता है। इसके अंदर सिर्फ ये जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है, जो ऊपर दोनों बताइए उनके बीच संतुलन का काम करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म्स। देखो ये दो टर्म्स है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है और सबसे ज्यादा पूछी जाती है स्कीमा, लेकिन दोनों का ये आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। पहली चीज है स्कीम्स। ये क्या होता है, किसी काम को करने के अलग अलग तरीके को स्कीम्स बोलते हैं। जैसे जब बच्चों को भूख लगती है तो वो रोता है, क्यों रोता है, क्योंकि उसे पता है अगर रोएगा तो रोने से दूध मिलेगा, ठीक है, इसलिए बच्चा क्या काम करता है, रोता है। तो ये होती है स्कीम, जब किसी काम करने को अलग अलग तरीके होते हैं। दूसरी होती है आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीमा। स्कीमा क्या होती है, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं या एक्टिविटीज जो माइंड से जुड़ी होती है। आप लोग अपने मोबाइल में जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसको देख रहे हो ना, तो अपने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो मोबाइल जो आपने पकड़ा हुआ है, जो एक्टिविटीज हो रही है आपके माइंड से ही तो हो रही है ना, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल है, छोटा बच्चा बॉल पकड़ता है, तो बॉल कैसे पकड़ता है, जो एक्टिविटीज उसके माइंड के थ्रू होती है उससे पकड़ता है। आइसक्रीम खाता है या फिर चूसता है, जो आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, ये सब एक्टिविटीज कौन कर रहा है, आपकी बॉडी कर रही है, और किसके थ्रू कर रही है, आपके माइंड के थ्रू कर रही है। तो यही होती है आपकी स्कीमा, ठीक है, इसको भी आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण अवस्थाओं की, जहां से आपके क्वेश्चन भर भर के आपके एग्जाम के अंदर आते हैं और यहां से कंफर्म आपका एक नंबर का तो जरूर एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। वह जीन पियाजे की अवस्थाएं। तो जीन पियाजे ने विकास की चार अवस्थाएं बताई थी। पहला टर्म्स तो ये क्वेश्चन आपका ये हो गया कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी, चार अवस्थाएं। चारों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए पहली अवस्था है इसमें संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको कि सेंसरी मोटर स्टेज बोल देते हैं, जो कि होती है जन्म से लेके 2 वर्ष तक। ठीक है। अच्छा, संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदीय गामक अवस्था, हिंदी में कई इसके नाम है, इसलिए मैं बोलता हूं इन टर्म्स को आप साइकोलॉजी में या सीडीपी में इंग्लिश में इनको नाम याद कीजिए कि सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से लेकर 2 साल तक की। अब देखो इस अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों यानी जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके माध्यम से सीखता है। तभी तो इसका नाम सेंसरी मोटर स्टेज रखा है, क्योंकि अपनी सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू सीखता है। अब ज्ञानेंद्रिया बच्चों की कौन कौन सी होती है, आंख होती है, कान होती है, नाक होती है, स्किन होती है, जीभ होती है। इनके माध्यम से बच्चा इस अवस्था में सीखता है। पहला ये आपका पॉइंट बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसी अवस्था में एक दूसरी महत्वपूर्ण टर्म्स आपकी
कि इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। ये क्या होती है, ये बहुत मोस्ट महत्वपूर्ण टॉपिक का पॉइंट आपका, वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है, तो होता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। अब इसके बारे में जानते हैं ये होता क्या है। जब बच्चा अपने दिमाग में वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छुपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, मान लीजिए बच्चों को आपने क्या काम करा, एक मोबाइल दिखा दिया, ठीक है, बच्चे को आपने मोबाइल दिखा दिया, तो मोबाइल की इमेज उस बच्चे के दिमाग में बन गई, ठीक है, छाप बना ली बच्चे ने मोबाइल की। अब इस मोबाइल को अगर मान लो आप इन तकियों के पीछे छिपा दोगे ना, तो बच्चा अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, जो मैंने अभी ऊपर बताए, उनके माध्यम से मोबाइल को ढूंढ लेना। चाहे तो आप लोग ट्राई कर लेना या कुछ उनने भी ट्राई भी किया होगा। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व का गुण आपका आ जाता है सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है, यानी पहली अवस्था में। अब बात करते करते हैं अगली अवस्था की। अगली अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कि प्री ऑपरेशनल स्टेज बोल देते हैं। ये होती है आपकी 2 साल से लेके 7 साल तक की। इन वर्ष को भी अच्छी तरीके से कर लेना, कभी कभी सिंपल यही पूछ लेता है एग्जामिनर कि बताइए प्री ऑपरेशनल स्टेज कितने साल से लेके कितने साल तक की होती है, तो होती है 2 साल से लेके 7 साल तक की। अब इस अवस्था के बारे में जानते हैं क्या होता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, जैसे कि पता चल रहा है नाम से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी क्रिया करने से पहले की अवस्था। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जानते हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसमें पहली टर्म्स आपकी जीववाद यानी एनिमिज्म। इसमें क्या होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, ये होती है आपकी जीववाद यानी कि एनिमिज्म। देखो, मान लीजिए ये जमीन है आपकी, ठीक है, अभी जमीन पर कोई बच्चा गिर गया, तो गिरने के बाद बच्चा रोता है, फिर बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, घर का कोई भी मेंबर आता है, तो वो आके क्या कहता है, अच्छा जमीन ने तुझे गिरा दिया, तो इस जमीन की क्या काम करते हैं, पिटाई करते हैं, इसमें हाथ से मारेंगे, पैर से मारेंगे। तो बच्चा रोता रोता क्या होता है, चुप हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी देखा गया बच्चा खुद भी मारता है, खुद भी मारने लग जाता है वो मम्मी पापा के साथ कि इसने मुझे गिराया, क्योंकि बच्चों को भाई पता ही नहीं है, उसे लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के बारे में अंतर करना नहीं जानता बच्चा। वो सोचता है इसने मुझे गिराया तो अब मैं इसकी पिटाई करूंगा। अगर मान लीजिए गेट से बच्चे का पैर टकरा जाएगा, चोट लग जाएगी, तो फैमिली मेंबर आके गेट को मारेंगे कि तूने कैसे मार दिया इसको, ठीक है। तो बच्चा भी देख लेना कभी गेट को मारेगा या चुप हो जाएगा, फिर वो रोता नहीं है बच्चा, क्योंकि उसे सजीव और निर्जीव चीजों के बारे में पता नहीं है। तो ये कौन सी अवस्था में होता है आपका जीववाद, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। पहली चीज हो गई। उसके बाद दूसरी टर्म से देखते हैं। दूसरी आपकी अहम केंद्रित, ठीक है, ये भी आपकी इसी अवस्था में होती है। ये क्या होती है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, जो सोच रहा है, वह सब ठीक है, ठीक है, ये अहम केंद्रित अवस्था। ये भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, ठीक है, कि जो बच्चा कर रहा है, सोच रहा है, वो सब सही है। ये अवस्था होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। मान लीजिए भाई बच्चे को ये वाली आइसक्रीम पसंद है, तो अगर आप कोई दूसरी आइसक्रीम बच्चों को दिलाओगे या आप खुद खाओगे, तो बच्चा कहेगा नहीं यही वाली खाओ, ठीक है, जो मुझे पसंद है वही आपको पसंद होनी चाहिए, ठीक है। कैडबरी की चॉकलेट मुझे पसंद है तो आपको भी यही पसंद है, ठीक है। वो आपकी चॉइस से मतलब नहीं है बच्चों को, बच्चा को जो अच्छा लगेगा बच्चा वही करेगा। अच्छा, बच्चों के साथ साथ बड़ों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। देखो, आप लोग शादी ब्याह में जाते हो, चाहे लड़के हो लड़की हो, मेल हो फीमेल हो, शादी ब्याह में हर कोई बन ठन के तैयार होके जाता है। बेसिकली सबके माइंड में एक कंसेप्ट रहता है कि यार हर कोई मुझे ही देख रहा है, ठीक है। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, असल में देख कोई किसी को नहीं रहा था, दूल्हे और दुल्हन को ही देखते हैं, लेकिन माइंड में सोचना शुरू कर देते हैं यार हर कोई हमें ही देख रहा है कि हाँ भाई तू इतना बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रही है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो। तो सेम यही बच्चे के साथ होता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, ये सोचना शुरू कर देता है बच्चा अहम केंद्रित इसी अवस्था के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टर्म्स के ऊपर। नेक्स्ट आपका अपलटावी का गुण, यानी कि जिसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। नाम से समझ रहा है अपलटावी, उलटना पलटना नहीं सीखता। आपने बच्चों को सिखा दिया कि बेटा 4+6=10 होते हैं, बच्चे ने सीख लिया। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया कि बताओ तो 6+4 कितने होते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि कितने हो जाते हैं। हालांकि 10 ही होंगे, लेकिन हमको यह बात पता है क्यों, क्योंकि हमें पलटावी का गुण आता है हमारे अंदर, लेकिन बच्चों को नहीं पता। तो अपलटावी का गुण भी आपका इसी स्टेज में होता है, जब बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता, ठीक है। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट टर्म्स के बारे में। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, वह आपका कि मुद्रा संप्रत्यय, ठीक है, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कंसेप्ट की कमी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है, ठीक है। अब देखो, इसको मैं समझाता हूं आपको एग्जांपल से। मुद्रा संप्रत्यय, ये जो आपका मनी का कंसेप्ट है, इसकी
कैसे होती है इस अवस्था में कमी? देखो, आप एक काम करके देखना, कभी बच्चों को कुछ 2,000 रुपए के नोट दे देना, और कुछ बच्चों को बहुत सारे सिक्के दे देना। भाई हमें ही तो पता है 2,000 की वैल्यू ज्यादा होती है सिक्कों की नहीं होती, लेकिन बच्चों को नहीं पता। बच्चों को सिंपल से पता है जो चीज ज्यादा होगी, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, उसकी वैल्यू ज्यादा है। अब बच्चों को चाहे आप दे के देख देना, 2,000 के कुछ नोट दे दो या बहुत सारे सिक्के दे दो, बच्चा सिक्के के ऊपर टूटेगा, उन्हें पकड़ेगा। तो क्यों ये जो मुद्रा संप्रत्य है, बच्चों को ये नहीं समझ में आता, ठीक है, इसी स्टेज में बच्चों को नहीं समझ में आता। जैसे दूसरा आपका इसके अंदर दिया हुआ है दूरी, दूरी का दिया हुआ है बच्चों को, दूरी में डिस्टेंस में आपका कंफ्यूजन रह जाती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बहुत रोते हैं, मेरे स्कूल में भी थे कुछ 2-3 बच्चे ऐसे थे, जब स्कूल आते थे बहुत रोते थे, तो उनके घर वाले उनको डांटते हुए स्कूल में लाते थे। भाई बच्चे की गलती नहीं है, जिस स्टेज में बच्चा है उस स्टेज में बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो आप एज ए टीचर, आपको ये चीज पता है तो आपने उनको पेरेंट्स को भी बतानी चाहिए। जब वो स्कूल में आएगा तो रोएगा, और जब स्कूल से अपने घर जाता है तो हंसता हुआ जाता है, ठीक है, रोता नहीं है, हंसेगा नहीं तो रोएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई उसे डिस्टेंस के बारे में नहीं पता। लेकिन देख लेना, दोनों का डिस्टेंस बराबर ही तो है, स्कूल से घर जाए चाहे घर से स्कूल जाए, लेकिन उसको डिस्टेंस में कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। चाहे इसी तरीके से, चाहे उसका वेट हो गया, बाहर हो गया, हाइट होगी, इन सब के कंसेप्ट की कमी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। बच्चा समझ नहीं पाता इन सभी कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म्स के ऊपर। नेक्स्ट आपकी केंद्रीकरण की यानी सेंट्रेशन की। ये क्या होता है? जब बच्चा किसी वस्तु की सभी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ही ध्यान देता है। मान लीजिए आपने बच्चों को मोबाइल फोन दे दिया, तो बच्चों को मोबाइल फोन से कुछ मतलब नहीं है कि भाई इस पर आपके अकाउंट भी हो सकते हैं, आपकी डिटेल हो सकती है, आप कॉल कर सकते हो, बहुत सारे यूज होते हैं मोबाइल के, लेकिन बच्चों को मतलब नहीं है। बच्चों को सिर्फ एक मतलब पता है, इसके अंदर गेम है, हमें तो सिर्फ गेम खेलना है, ठीक है। यानी सब विशेषता को छोड़कर केवल एक विशेषता पर बच्चे ने ध्यान दे दिया, यानी एक चीज पर सेंटर्ड हो गया बच्चा, केंद्रीकरण हो गया। तो ये होता है आपका केंद्रीकरण, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगली अवस्था पर। अगली अवस्था है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है आपकी 7 साल से लेके 11 वर्ष तक, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। अब देखो मूर्त क्या होता है। देखिए, मूर्त होता है जिन वस्तु को हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे अपने आप हाथ में आपने अपना मोबाइल लिया हुआ है, अपने मोबाइल में आपने अपने हाथ में मोबाइल लिया हुआ है, उसको आप देख भी रहे हो, पकड़ भी रहे हो, छू भी रहे हो, ठीक है, और मेरी वीडियो भी देख रहे हो, तो ये क्या होगी? मूर्त होगी आपकी, ठीक है। तो ये होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था में बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है। चिंतन में परिपक्वता नहीं आती, लेकिन चिंतन करना शुरू कर देता है। देखिए, इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा संप्रत्य, भार आदि के जितने भी कंसेप्ट है ना, उनका गुण आ जाता है, यानी बच्चा डिफरेंस समझ जाता है चीजों के अंदर। तो ये सब कौन सी अवस्था में होता है? आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें जो ये पॉइंट है ना कि इस अवस्था में बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है, इसके ऊपर इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है। चिंतन में परिपक्वता नहीं आती, लेकिन चिंतन करना स्टार्ट कर देता है आपका मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें आपका आगमनात्मक तर्कना, यानी इंडक्टिव रीजनिंग। आपने दो विधियां पढ़ी होगी, एक तो पढ़ी आपकी आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, ठीक है, दूसरी पढ़ी आपने निगमन विधि। ये दोनों विधियां क्या होती है? आगमन विधि में इसमें पहले एग्जाम्पल यानी उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं। निगमन विधि में सेम इसका अपोजिट होता है, इसमें पहले नियम बताए जाते हैं बच्चों को, फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है, इंडक्टिव रीजनिंग आपकी किस में होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है, ठीक है। यानी कि जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। हमने बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ पेड़ जरूरी है या नहीं, तो बच्चा कहेगा कि सर पेड़ हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो बच्चे को हमने पहले एग्जाम्पल दिया पेड़ का, ठीक है, चाहे पेड़ की फोटो दिखाई, वीडियो दिखाई, या सामने उसके एज इट इज पेड़ के सामने हम उसको ले गए। फिर बच्चे से कहा कि अब तर्क करो, आप क्या करो? तर्क करना स्टार्ट करो इसके ऊपर। तो बच्चे ने तर्क किया कि भाई बिल्कुल जरूरी है, इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें छाया भी मिलती है पेड़ से। तो जो इंडक्टिव रीजनिंग है, ये भी होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो फ्रेंड्स, ये 3 स्टेज थी जो मैंने आज की वीडियो में बताई है। अब आपकी रह क्या गई? एक तो आपकी 4th स्टेज रहेगी, और जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो आज तक आपके जितने भी एग्जाम हुए उसमें आपके पूछे गए, उन सभी को मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा पार्ट 2 में। ये आपका पार्ट 1 था, पार्ट 2 आपका जल्दी आएगा। उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, जैसे आपको पार्ट 2 मिले, आपको अगली विधि का
अगली अवस्था के बारे में पता लग जाए और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सब आपको पार्ट 2 के अंदर मिल जाए। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर सारा कंटेंट आपको एक साथ चाहिए तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, इस पर आपको मेरे सीटेट के नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ नोट्स जो है सीटेट वाले बच्चों के लिए, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको सारा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा। तो फ्रेंड, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी दूसरे पार्ट के साथ मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।